डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा। घाना ने भारत की अरीमा फार्म्स और CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू की जलवायु सहनशील गेहूं उगाने की पहल। आयात पर निर्भरता कम करना और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाना है लक्ष्य। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। कृषि, केसर, सेब बागानों, बागवानी वैज्ञानिकों और किसानों से बातचीत का है प्रोग्राम। केंद्र की मोदी और राजस्थान की भजनलाल सरकार का किसानों को बड़ा उपहार। PM कुसुम योजना कंपोनेंट B के तहत लागत के 60% अनुदान के साथ प्रदेश के 60,000 किसानों को सोलर पंप कराया जाएगा उपलब्ध। हिमाचल प्रदेश में लगातार आफत की बारिश। उत्तराखंड में भी अलकनंदा नदी उफान पर। सोनप्रयाग के मनुकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से केदारनाथ धाम यात्रा में रुकावट। खबरें विस्तार से। खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए घाना ने भारत की अरीमा फार्म्स और CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक क्लाइमेट रेजिलेंट वीट यानी कि जलवायु सहनशील गेहूं उगाने की पहल शुरू की है। घाना हर साल $400 मिलियन से अधिक मूल्य का गेहूं आयात करता है। ऐसे में ये परियोजना आयात पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। DD न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने अरीमा फार्म्स की प्रबंध निदेशक सलाई मणिकम से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। भारत में जो लोग जानते हैं वो CSIR को जानते हैं, लेकिन CSIR का एक काम घाना में भी हो रहा है। हम घाना में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्टॉप है 5 देशों की यात्रा पे, और यहाँ पे भारत से लोग आए हैं घाना की लोगों की मदद करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ सलाई मणिकम मैडम है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और 20 साल से घाना में है। अरीमा फार्म्स मैडम हैंडल करती है। मैम, घाना और इंडिया बहुत क्लोजली बहुत सारी चीज़ों में काम करे, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि CSIR जो भारत का एक बहुत ही उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे काम कर रहा है आप लोगों के साथ। CSIR का 13 इंस्टीट्यूट्स है घाना में। उसमें CRI क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम वीट रिसर्च किए थे। Though like 2 years of research, we have tested about 326 varieties and shortlisted variety, and we have announced the wheat. वीट नहीं होता तो क्या होता था यहाँ पे? मतलब हम लोग क्या, आपके लोग क्या खाते थे? Yeah, here you have all the millets. Maize is there. Maize ज़्यादा था, and there was rice, local rice varieties भी थे. Wheat तो they were importing about $200 million का import होता था. So we have identified one region which can grow wheat, and we are trying to bring in the seed multiplication and train the farmers to grow wheat over here. तो यहाँ पे आप मतलब मुझे बता रही हैं कि इंडिया से साइंटिस्ट लोग जो आ रहे हैं आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और ये लोगों को पता नहीं है कि घाना में भी इस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, इजंट इट? Exactly, perfect. And there was a lot of interaction between the Indian scientists. We had brought seeds from Aurangabad region, Maharashtra, other regions also. कुछ ऐसा बताइए कि आप लोगों को घाना के लोगों का प्यार किस तरीके से मिला और क्या वो भारत के लिए क्या सोचते हैं? गाना लोग तो बहुत वार्म फील करते हैं इंडियन पीपल के साथ. वी डोंट फील वी आर इन अ फॉरेन कंट्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आप भी होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, आपको भी एक्साइटमेंट। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? और नरेंद्र मोदी जी तो वन ही इज अ प्राइड टू द इंडियन कम्युनिटी,
and he has brought lot of awareness. His speeches and his views are being followed a lot here In Ghana. in farmers, even like the when we work in the field. When we go there, the farmers, smallhold farmers, mention his name, which is very surprising. So, today I had a meeting with the scientist from the University of Ghana, who is the director of the microbiology center. वो है उसने बोला कि हम लाइक मेरे जिंदगी में एक बार नरेंद्र मोदी जी को if I meet him, it will be dream of my life. सबका ड्रीम है। इनफैक्ट बहुत सारे, मैं देख रहा था आज घाना में करीब 15,000 भारतीय हैं, सब मिलना चाह रहे हैं। उनका भी एक ड्रीम है। आखिरी चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि भारत और घाना और कौन सी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्स का बढ़ाने का काम, लाइक द इंडियंस कैन सपोर्ट अ लॉट विद द गाना, बिकॉज यहाँ तो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड फिर भी ह्यूमन रिसोर्स अब भी बढ़ाना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। भारत और घाना अब काम कर रहे हैं घाना के ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए। क्लासिक एग्जाम्पल है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, भारत और घाना का ये रिलेशन। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज शिवराज सिंह चौहान का श्रीनगर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और प्राकृतिक खेती एवं राष्ट्रीय तिलहन मिशन पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति सलाहकार समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन 4 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। शिवराज सिंह SKUAST परिसर में केसर और सेब बागानों का अवलोकन भी करेंगे और वहां के बागवानी वैज्ञानिकों व किसानों से बातचीत करेंगे। इसके उपरांत केंद्रीय कृषि मंत्री खोनमोह गांव में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि की प्रतीक लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे। शिवराज सिंह का ये दौरा जम्मू कश्मीर में स्थायी कृषि, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अगर आपके पास कोई कृषि व कृषि से संबंधित बिजनेस करने का आइडिया है तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का अनुदान राशि आपको मिल सकती है। ये अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत AACU स्थित एबिक के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hau.ac.in पर 10 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के अनुसार इस सेंटर के माध्यम से युवा, छात्र, किसान, महिला व उद्यमी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क व पेटेंट तकनीक व फंडिंग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्र कल्याण प्रोग्राम, पहल एवं सफल 2025 नाम से 3 प्रोग्रामों का संचालन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम छात्रों के लिए प्रारंभ किया गया है जो छात्रों को स्वयं रोजगार की शुरुआत कर उद्यमी बनाने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम के तहत केवल पढ़ने वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्र को 1 महीने का प्रशिक्षण व 4 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। इस राशि का प्रावधान किया गया है। ये राशि चयनित छात्र को एकमुश्त ही दी जाएगी। और खरीफ फसलों की बुआई के साथ ही यूरिया, DAP सहित अन्य खाद की मांग भी बढ़ गई है, जिसके चलते कई स्थानों पर किसानों को समय से खाद नहीं मिल रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 जुलाई के दिन महानदी भवन में खरीफ सीजन को देखते हुए खाद बीज की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को सतत रूप से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से DAP के स्थान पर NPK खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के माध्यम से
जिलेवार सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता और वितरण की निगरानी और सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस समय खाद बीज की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो इसका सीधा असर फसलों की बुआई और उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समितियों में NPK खाद की व्यवस्था भी की जा रही है, किसानों को इसे उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने अमानक और नकली खाद की बिक्री पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ऐसे मामलों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली में मंगलवार को प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में देश के 12 राज्यों से 122 पैक्स सदस्य शामिल हुए। इस कार्यालय में सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष भूटानी ने कहा कि भारत सरकार की सभी योजनाओं में पैक्स की भूमिका को शामिल किया गया है, जिनमें पैक्स जन सेवा केंद्रों, किसान समृद्धि केंद्रों और उर्वरकों की बिक्री में भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता में तकनीक को शामिल कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने एक काम और शुरू किया कि जितने भी भारत सरकार की स्कीमें हैं उनका इंटीग्रेशन हम पैक्स लेवल पे करेंगे। तो जितनी भी आपको योजनाएं मिलती हैं, चाहे वो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर हो, हमने सारे पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। सबको जन औषधि केंद्र बनाने की एक मुहिम जारी है और कृषि समृद्धि केंद्र का काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डिस्पेंस कर रहे हैं सारे पैक्स। इस तरह हमने कई सारी योजनाओं को जोड़ा भारत सरकार की। आइडिया वॉज पैक्स इज एन इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सिंचाई के लिए बिजली बिल से परेशान किसानों के लिए केंद्र की मोदी और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा उपहार दिया है। PM कुसुम योजना कंपोनेंट B के तहत अब प्रदेश के 60,000 किसानों को सोलर पंप लगाने का मौका मिलेगा। सरकार लागत का 60% तक अनुदान देगी, जबकि किसानों को सिर्फ 40% राशि ही देनी होगी। सबसे बड़ी बात, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। सिंचाई के लिए बिजली बिल से परेशान किसानों के लिए राहत। राजस्थान के 60,000 किसानों को सोलर पंप लगाने का मिलेगा मौका। सरकार 60% तक देगी अनुदान, किसानों को सिर्फ देना होगा 40%। किसानों को 5 साल की वारंटी और बीमा कवर भी मिलेगा। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन, बिजली विभाग की NOC की नहीं है जरूरत। किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट B के तहत झुंझुनू जिले के 1500 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत सोलर पंप की कुल लागत का 60% हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि किसानों को मात्र 40% राशि ही देनी होगी। ये योजना राज्य भर में 60,000 किसानों के लिए लागू की जा रही है, जिसका संचालन उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें 3 HP से 10 HP क्षमता के सोलर पंप शामिल हैं। इसके साथ ही किसानों को 5 साल की वारंटी और बीमा कवर भी मिलेगा, जिसमें पंप की चोरी या खराब होने पर क्लेम की सुविधा रहेगी। प्रधानमंत्री जी की PM कुसुम योजना के कंपोनेंट B अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप स्थापना के लिए झुंझुनू जिले को 25-26 के टारगेट और दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये योजना का प्रमुख उद्देश्य है जिन कृषकों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनके लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। विशेष बात यह है कि इस योजना के लिए 0.4 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले किसान जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें बिजली विभाग से किसी प्रकार की NOC लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सरल बन गई है। किसान सरकार की योजना से बहुत खुश हैं। कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें 60% सब्सिडी दे रही है सरकार और 40% किसान को खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी स्कीम लागू की है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम जो चालू कर रखा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसानों को इससे अच्छे से अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकार की इस पहल से किसानों को खेती के लिए सस्ती और सतत बिजली उपलब्ध हो सकेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना है। झुंझुनू से DD न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार सिंधी की रिपोर्ट।
और आइए रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मौसम की बात अगर करें तो यहाँ लगातार बारिश और बादल फटने के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसका असर रुद्रप्रयाग में साफ दिखने लगा है, जहाँ कई घाट पानी की तेज़ धारा में डूब चुके हैं। वहीं बाकी कुछ इलाकों में मौसम साफ है, जिससे अधिकारियों को हाल ही में हुई बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों की बहाली में तेज़ी लाने में मदद मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 7 जुलाई तक कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सिलाई बैंड के साथ क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम की यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालांकि बुधवार को थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। सूबे में बादल फटने के कारण कई जगहों पर आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 21 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच मनाली केलांग मार्ग में सोलंग नाला में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बाढ़ आने से मनाली केलांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। केलांग की ओर जाने वाले और मनाली आने वाले वाहनों को रोहतांग दर्रे से होकर भेजा जा रहा है। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 2 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे उठापटक के साथ हुए। एग मार्ट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आनंद नगर मंडी में 1 जुलाई को गुड़ का भाव था 4100 रुपए। 2 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और गुड़ का भाव 4100 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही हर गांव मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां 1 और 2 जुलाई को गुड़ का भाव रहा 3200 रुपए। हालांकि मैगलगंज मंडी में 1 जुलाई को गुड़ की कीमत थी 3450 रुपए। 2 जुलाई को इसके सौदों में 525 रुपए का उछाल आया और गुड़ का भाव जा पहुंचा 3975 रुपए पर। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एबिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक बुधवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1 जुलाई को आम का भाव रहा 3000 रुपए। 2 जुलाई को इस दौरान आम के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और आम 3000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब के जलालाबाद मंडी में इस दौरान आम की कीमत में तेजी दर्ज की गई। 1 जुलाई के दिन यहां आम की कीमत 4200 रुपए। 2 जुलाई को इसके सौदों में 200 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद आम का भाव हो गया 4400 रुपए। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर मंडी में बीते मंगलवार को आम का भाव था 4000 रुपए। बुधवार को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 4000 रुपए पर बने रहे। वहीं देश की दूसरी मंडियों में आम के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में आम की कीमत रही 2100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम 8500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की पालमपुर मंडी में इस दौरान आम के सौदे 3200 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था।
जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में किसान धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश में इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान तिल के खेतों में पानी जमा ना होने दें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में किसान धान और रागी की बुवाई कर लें। यहां इस मौसम में मूंगफली की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना के किसान मक्का, ज्वार, कपास और हल्दी जैसी जल्दी बोई गई फसलों की समय अनुसार सिंचाई कर लें। यहां के किसान इस समय धान की नर्सरी लगा सकते हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में किसान धान की नर्सरी में पानी जमा ना होने दें। तटीय कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में किसान मक्का, कपास और अदरक की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान इस समय मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, कपास और सोयाबीन की भी बुवाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाकों में किसान मूंग, बाजरा, तिल, मूंगफली और अरंडी की बुवाई कर लें। साथ ही यहां मिर्च और प्याज के पौधे लगाए जा सकते हैं। कर्नाटक के उत्तरी पूर्वी इलाकों के किसान ज्वार, सोयाबीन, अरहर और टमाटर की बुवाई कर लें। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाकों में किसान मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई जारी रखें। कर्नाटक में ही दक्षिणी शुष्क इलाकों में किसान उड़द, मूंग और लोबिया की बुवाई कर लें। यहां इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी इलाकों में किसान मूंगफली की बुवाई कर लें। यहां के पश्चिमी इलाकों के किसान मक्का, टमाटर और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मूंगफली की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन दरामानी महामा से द्विपक्षीय मुलाकात की।
भारत घाना के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। संस्कृति क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच व्यापार, मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए समझौता और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ है। पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचते ही तीर्थयात्रियों ने भजन गाए। शंख ध्वनि और हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तों का उत्साह चरम पर था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरुग्राम के मानेसर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के लाजपत नगर में एक महिला और उसके 14 वर्षीय बेटी की घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज सुबह दोनों के शव मिले। महिला का शव बेडरूम और बेटे का शव बाथरूम में खून से लथपथ मिला। राजधानी नई दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत साउथ डिस्ट्रिक्ट की एंट्री ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने आज हौस खास इलाके में छापा मारकर 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण आज संपन्न हो गया। इसका समापन फ्रांस के कैम्प लार्जेक ला कैवलरी में औपचारिक रूप से किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय ने माली के काइस में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री से 3 भारतीय नागरिकों के अपहरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बामाको में भारतीय दूतावास माली सरकार और सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।